ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम कारोबार में। छोटे जब बच्चे हम हुआ करते थे, जहन में एक चीज़ आती थी कि महंगाई इतनी है, पैसों की किल्लत है, कमी है जी। हुकूमत नोट छाप छाप के हमें क्यों नहीं दे देती, हमारे जो जेब है वो पैसों से इस वक्त भर जाए, कोई भी गरीब ना रहे, सब लोग अमीर हो जाए, इस तरह की बातें जहन में आया करती थी। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्या वो लीगली दिक्कतें और परेशानियां आती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हुकूमत नोट क्यों नहीं छापती? देखिए, अगर आप रुपीस को छाप देंगे, बेहिसाब रुपीस को छाप देंगे, तो ऑटोमेटिकली डॉलर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, आपके रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए, डॉलर से आपका बैलेंस रहना ज़रूरी होता है, वरना आप नोट छाप देंगे, आप या आज 1 रुपया है, आप जितना है उसके 10 रुपये छाप दिए, तो डॉलर ऑटोमेटिकली 800 रुपये हो जाएगा 80 से। क्योंकि इंटरनेशनली जो दूसरे कंट्रीज़ है, उन्होंने जितना नोट छापा आप उतना ही छाप सकते हैं, आप उससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। अगर आप उन्होंने छापना कम कर दिया और उन्होंने वापस लेना शुरू किया, तो आपके पैसे भी आप टाइट करना शुरू करना पड़ेगा आपकी इकोनॉमी को। जो आप देखेंगे अगले 1 ईयर में, अमेरिका भी अपनी इकोनॉमी टाइट करेगा, वर्ल्ड वाइड सब इकोनॉमी टाइट करेंगे, तो पैसा मार्केट में टाइट हो जाएगा। अगला 1 ईयर आपको पैसा टाइट रहेगा, क्योंकि सब लोग जिन्होंने नोट छापी है वो वापस ले रहे हैं। तो ये जो गलती की है दूसरे गवर्नमेंटों ने, उसका खामियाजा थोड़ा हमें भी भरना पड़ेगा, कि दूसरे वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंटों ने जो गलती की है, थोड़ा सा इफेक्ट हमें भी आएगा, उसका पैसा टाइट होगा मार्केट। इंडियन इकोनॉमी को कृषि से यानी खेती से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ माना जाता है कि इंडियन इकोनॉमी का जो बेस है वो खेती से बना। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो भारत के पास अगर कोई चीज़ थी तो वो सिर्फ और सिर्फ वो खेती थी। अभी हम देखते हैं जितने भी बिजनेस टाइकून हैं या गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो वो इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस के ऊपर, ज़्यादा ध्यान देती है उन लोगों पर जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो खेती से डिफरेंट है, जुड़े हुए नहीं है। क्या अभी माइंडसेट बदल गया है इंडिया का? देखिए, क्या हुआ कि आप जब लैंड सीलिंग आई, तो लैंड सीलिंग आने से एक रेस्ट्रिक्शन हो गया कि आप इस इतने एकड़ से ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकते। तो लैंड सीलिंग आए बाद से फिर कई लोग जनरेशन चेंज हुआ, तो बच्चे आए, बच्चों के बच्चे आए, तो एक जो लैंड सीलिंग का पार्सल था 50 एकर्स, जो भी हमारे पास था 54 एकड़, तो ये 52 या 54 एकर्स का, अब उसके नीचे अगर 20 बच्चे आ गए तो वो 50 को डिवाइड हो गया 20 से, तो अब एक बच्चे के पास रह गए कुछ 2-2.5 एकड़। वो 2-2.5 एकड़ में वो कितना ट्रैक्टर चला सकेगा, कितना ऑटोमेट कर सकेगा। देखिए, आजकल क्या है, मशीनरी से ऑटोमेट करने से आपको ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन आता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप देखिए अमेरिका वगैरह में 1000-1000 एकड़, 5-5 हज़ार एकड़ होते हैं लोगों के, और बड़ी मशीनरी चलती है, बड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये प्रोडक्शन ये गरीब कंट्रीज़ में रुक गया है, बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है इंडिया को। तो इंडिया की जो खेती का सिस्टम है, ये सिर्फ बारिश के पानी पे डिपेंडेंट हो गया। अगर आपके पास 5000 एकड़ होते तो आप उसका एक पानी का सिस्टम बनाते थे, कुछ करते थे। अब क्योंकि हर एक के पास सिर्फ थोड़े से एकड़ रह गए, आधा एकड़, 1 एकड़, वो बेचारा बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो बोरवेल से भी आप पूरा इरिगेशन नहीं कर सकते हैं। देखिए, बोरवेल पानी देगी सिर्फ झाड़, आपके आम के झाड़ है, कुछ झाड़ डालने के लिए। बोरवेल इतना पानी नहीं दे सकती है कि आप उसके ऊपर चावल का खेत लगा लो या गन्ने का खेत लगा लो, इतना पानी नहीं मिलेगा आपको बोरवेल से। और नॉर्मली कई एरियाज है जो पानी वाटर लेवल भी कम होता है, तो उसकी वजह से हो रहा ये है कि हमारा मानसून के ऊपर डिपेंडेंट हो गया एग्रीकल्चर। मानसून अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो किसान के पास पैसे आएंगे, किसान के पास पैसे आएंगे तो जब वो जाके आपको अदानी या अंबानी के चीज़ें खरीदेगा, तो जब अदानी अंबानी का भी और उनका वेल्थ बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। तो उस तरीके से आज भी आप मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, खेती से ज़्यादा। आप उससे देखेंगे कहीं भी जब इकोनॉमिक डिस्कशन होता है, तो ये साल मॉनसून कैसा है, ये साल मॉनसून मतलब बारिश अच्छी है या ख़राब है। अगर बारिश अच्छी होने वाली है तो आप सारे प्रोडक्शन, स्टॉक मार्केट का प्रोजेक्शन सारा जो है उसके ऊपर बेस होता है। प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट की मैं बात करना चाहूँगा आपसे। इस सेक्टर में महंगाई की मार है या और ज़्यादा ये लोग कमा पा रहे हैं? आखिर क्या चल रहा है प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर को फिर मैं आपको गोल्ड के हिसाब में समझाऊंगा। देखिए, एक बिल्डर ने
20 फ्लैट बना दिए या 200 फ्लैट बना दिए। ये कब बनाए थे? जब सस्ता था, सब कुछ सस्ता था तब बनाए थे। मगर उसने क्या किया, जब बनाते वक्त ही बुकिंग ले ली कम रेट में। तो जब माल सस्ता था, जब बुक हो गया, समझे आपकी कॉस्टिंग आती थी 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट। जब आपने बुक कर लिया, बेच दिया, पैसा फिक्स हो गया, 1500 के हिसाब से मिलेगा। अब सब चीज़ का रेट बढ़ गया, आपको कॉस्ट बढ़ रही है एज अ बिल्डर 2000 रुपया। तो आप फायदे में है कि नुकसान में? आपने ऑलरेडी 1500 में कमिट कर दिया है, मगर वही माल बिक रहा है 2000 में, आपको कीमत ही 2000 में पड़ रही है, तो आप 500 रुपये लॉस में हैं। तो जो बिल्डर पहले बुकिंग कर चुका है, और नॉर्मली बिल्डर्स पहले ही बुकिंग करते हैं, आपको याद है, तो जो पहले बुकिंग कर चुका है वो तो मर गया, लिटरली मर गया वो, क्योंकि उसको कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी, उसको प्रॉफिट तो दूर की बात, वो कंप्लीट भी नहीं कर सकेगा प्रोजेक्ट को, कंप्लीट करना भी नहीं चाहेगा वो, नहीं तो फिर थर्ड क्लास आइटम लगा के वो कैसा भी उसके से बाहर निकलना चाहेगा। क्योंकि आप देखिए सब जगह 30-40, 100 पे 40 रुपये तो बढ़ गए हैं सब चीज़ पे। नल का खरीदने जाइए, नल खरीदने जाइए, या पाइप खरीदने जाइए, कुछ भी खरीदने जाइए, आपको पेंट खरीदने जाइए, सब जगह रेट बढ़ चुका है। तो बिल्डर्स लॉस में है, जो बिल्डर्स बुक कर चुके हैं वो बिल्डर्स लॉस में हैं। जो बिल्डर्स नहीं बेचे वो भी क्या हो रहा है कि अभी उतना डिमांड बिल्डअप नहीं हुआ है आइटम का, तो डिमांड नहीं रहने से वो लोग पुराने रेट में भी बेचना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके पुराना रेट पे जो हमने कॉस्टिंग हुई है एटलीस्ट हम वो रेट में बेचना चाहेंगे। तो आज आपको क्या हो रहा है कि एक चीज़ मिल रही है पुराने रेट में। अब सोने का एग्जांपल ले लिया, आपने जेवर बनाया था, आपने पैसे ही नहीं दिए, मगर आपका जेवर बन के आ गया पुराने रेट से, बिल्कुल, तो वो फ़ायदा है कि नहीं है आपको? मतलब आपका जब गोल्ड 40,000 था तब आपने वो हार बनाया था, आज वही रेट में 40,000 के रेट में आपको वो हार मिल रहा है, तो आप खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? बिल्कुल समझ। तो वैसा अगर आपको पुराने बिल्टअप के रेट में कोई फ्लैट मिलता है तो मेरे हिसाब से आप खरीद लेना चाहिए लपक के, क्योंकि अब बिल्टअप का कॉस्ट बढ़ जा रहा है, और बिल्डर्स भी जो नए बनाने वाले हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रेट रखेंगे। अभी जो पुराना माल है उसको उठा लें, मेरी ये राय है, क्योंकि आपको पुराने रेट से बना हुआ माल है ये, और पुराने रेट से बना हुआ माल वो पूरा फुल हाई प्राइस में नहीं बेच सकता है, कॉस्टिंग एटलीस्ट थोड़ी बहुत निकाल के वो बेच देगा बिल्डर, और फिर वो नए प्रोजेक्ट पे जाएगा। बिल्डर्स भी क्या है, वो लोग होल्ड नहीं करना चाहते हैं लंबा लंबा फ्लैट को। अच्छा, गरीब महंगाई की मार झेल रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो और ज़्यादा गरीब होती जा रही है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो अभी भी अमीर हो रहा है जी। महंगाई की इस मार के अंदर, वो अमीरी में जी रहे हैं जी। आखिर ये क्या चक्कर है, ये क्या फेर है? देखिए, गरीब गरीब होते जाता है, जब महंगाई होती है तो गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता है। ये क्या होता क्या है, आपके पास असासे होने चाहिए, एसेट्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी, ज़मीन है, ये वो रहनी चाहिए महंगाई के टाइम पे। फिक्स मतलब ऐसा दिखने वाले फिक्स एसेट्स होने चाहिए आपके पास। जब आपके पास ये रहेंगे तो इनका जब वैल्यू बढ़ेगी आप अमीर होते जाएंगे। तो फिक्स एसेट या ज़्यादा एसेट्स किसके पास होते हैं? अमीर आदमी के पास ही होते हैं, तो वो और ज़्यादा अमीर होगा। जो ट्रेन में धक्के खा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो खाली रोज़ क्या रोज़ जी रहा है, हैंड टू माउथ जी रहा है वो और उसका रोटी का चावल का रेट बढ़ जाएगा, वो और बुरा मरेगा वो। उसके पास कोई एसेट नहीं है जिसकी वैल्यू बढ़े जी। तो अगर आपको अमीर बनना है तो पहले आप सेविंग करके कुछ एसेट्स बना लें। देखिए, ये महंगाई हमेशा चलते जाने वाली है, ये ओवर अ पीरियड और बढ़ेगा ये इशू, और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये डेफिनेटली। देखिए, टेम्पररी गवर्नमेंट्स किल करते हैं इसको, मगर लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है कि चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये पॉपुलेशन को इस्तेमाल की चीज़ें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अब पिछले 20 साल में ये होता था कि चाइना से माल सारा बन के आता था, तो चाइना वाले कम रेट में सस्ता माल बना के बेच रहे थे, तो महंगाई कंट्रोल में थी। अब सारे कंट्रीज़ ये सोच रहे हैं कि भाई चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना है, चाइना का माल हमें नहीं खरीदना है, तो ऑटोमेटिकली ये लोग अपने पास बनाना चाह रहे हैं, अपने पास बनाएंगे तो रेट बढ़ के आएगा जी, कॉस्टिंग बढ़ के आएगी।
तो ऑटोमेटिक उनको बढ़ के रेट में बेचना पड़ेगा। तो अब वो लोग चाइना का माल रोक के अपना माल बढ़ के में बेचना है, ऑटोमेटिकली आप महंगाई बढ़ गई। जो आइटम आप यहाँ लोकली बना वो अगर महंगे में बना और चाइना का माल उसको आके रेट नहीं गिराया तो ऑटोमेटिकली महंगाई आपकी बढ़ गई है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर इस वक्त पूछना चाहूँगा, बढ़ती महंगाई के इस दौर में क्या वो उपाय एक आम आदमी कर सकता है? अभी जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में और ज़्यादा महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी जी। तो लगातार बढ़ रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक ऐसा इंसान जो हैंड टू अमाउंट वाला है, जी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बहुत ज़्यादा रिच है, जी। जो कमाता और खर्च हो जाते हैं जी। उस इंसान को आने वाली महंगाई के इस दौर से निपटने के लिए आखिर क्या कुछ तैयारियां अभी से कर लेनी चाहिए? देखिए, क्योंकि हुकूमत तो कर नहीं रही है। जी हाँ, देखिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। इसके लिए इसका इलाज आज आप सफ़र कर रहे हैं, आपको ये सोचना है कि आपके बच्चे ना सफ़र करें। तो आप ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं अच्छा। जब वो लोग अच्छी डिग्री ले लेंगे, अच्छे ऑफिसर बनेंगे आपके बच्चे, तो ऑटोमेटिकली वो लोग ज़्यादा कमाना शुरू करेंगे और उनके खर्चे कम रखें। बच्चों को अच्छा पढ़ाएं मगर उनको खर्चों की आदत ना डालें ताकि उनकी आमदनी बढ़ के रहना और ख़र्चा कम होना। अगर आपका खर्चा कम और आमदनी बढ़ के रही, ये जो बीच का सेविंग है इसके आप एसेट्स खरीदें, इसका गोल्ड खरीदें, इसकी प्रॉपर्टी खरीदें, इसके रियल एसेट्स खरीदें, तो ऑटोमेटिकली जब महंगाई बढ़ती है ये एसेट्स बढ़ेंगे। मगर ये क्योंकि अब आप गरीब हैं और ये आप नहीं कर सकते, आपके पास सेविंग नहीं हो सकती है, तो आप कुछ भी करके अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनकी एटलीस्ट सेविंग हो, उनकी आमदनी इतनी बढ़े कि वो लोग कर सकें। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आप उनको ऐसा माहौल देना ज़रूरी है। आप ऐसे बस्ती में रह रहे हैं जहाँ पे गुंडे बच्चे हैं तो आपका बच्चा भी गुंडा बनेगा। लेकिन एजुकेशन भी तो आजकल बिजनेस हो गया है, मतलब कहाँ जाकर पढ़ाएंगे फिर? देखिए, एजुकेशन बिजनेस हो गया है। आप मगर आप YouTube देख रहे हैं, आप WhatsApp देख रहे हैं, YouTube पे आपको खान एकेडमी, ऐसे कई एकेडमीज हैं जो फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। YouTube में फ्री में क्लासेस है और ऐसे क्लासेस हैं जो आपको वीडियो के टाइम में बच्चे को अंडरस्टैंड हुए जैसा बताते हैं। अब मैं एक रशियन सीरियल देख रहा था, मेरी छोटी बच्ची आके समझ रही है वो रशियन लैंग्वेज। मैं बोला तुम कहाँ सीखे ये? वो तो मैं रशियन कार्टून देखी, वहाँ पे सीख ली। तो एक छोटी बच्ची अगर रशियन लैंग्वेज सीख सकती है, जब हम बात नहीं कर रहे हैं बिना किसी उस्ताद के, तो बच्चे सीख सकते हैं। आप बच्चों को एक्सपोजर दें। देखिए, आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। हर चीज़ आप फ़ायदा या नुकसान, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर से आप एटम बम भी बना सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं जो सबको फ़ायदा देती है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ये सेम चीज़ आप बच्चों को पढ़ाएं, आप सोचें कि कैसा पढ़ा सकते हैं और उनको अच्छा माहौल देना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ख़राब माहौल में है तो वो नहीं पढ़ेगा, वो गुंडा ही बनेगा। आप माहौल आपका चेंज करना ज़रूरी है। या तो आप आपका घर चेंज करिए या आप जहाँ रहते हैं वहाँ से हट जाइए, दूसरी जगह जाके रहिए, मगर आपका माहौल बच्चों को सही देना ज़रूरी है। आजकल हमारे देश के युवा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आखिर क्या है बिटकॉइन और इकोनॉमी के साथ बिटकॉइन का क्या रिलेशन है और महंगाई में इसका क्या किरदार अदा हो सकता है? देखिए, बिटकॉइन क्या होता है कि ये आपको समझना ज़रूरी है। बिटकॉइन चीज़ क्या? बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, उसको कॉपी नहीं कर सकते। आप मोटा मोटा इस तरीके से समझ लें कि वो कभी कॉपी नहीं हो सकता। तो जितने बिटकॉइन दुनिया में हैं उससे थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा माइनिंग जो कहते हैं उतने ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बिटकॉइन क़यामत तक नहीं आ सकते। तो जितने बिटकॉइन है उतने ही रहेंगे। तो अगर इसको करेंसी की तरह हम इस्तेमाल करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि इसको जब करेंसी की तरह इस्तेमाल होगा तो इसकी वैल्यू, जो लोग कंट्रीज़ जो नोट छाप रहे हैं ये बिटकॉइन को, नया बिटकॉइन नहीं छाप सकते। तो ऑटोमेटिकली जितने नोट छपेंगे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। जैसा नोट छपना ख़त्म होकर ये लोग वापस नोट खींचेंगे, बिटकॉइन की वैल्यू गिरेगी। तो अब जो सिचुएशन चल रहा है, सारे गवर्नमेंट वापस नोट खींचना चाह रहे हैं, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली बिटकॉइन की वैल्यू गिर रही है। तो जैसा नोट ये लोग छापने फिर से शुरू करेंगे, फिर बिटकॉइन बढ़ेगा। तो आप पहले ये वॉच करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट्स नोट्स वापस खींच रहे हैं या नए छाप रहे हैं सारी वर्ल्ड के। तो कोरोना की वजह से सारे लोगों ने, जैसा हमने डिस्कस किया, कोरोना की वजह से सारे कंट्रीज़ ने नोट छापे।
तो सडनली क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ गई, क्योंकि बिटकॉइन नए नहीं छाप सकते उसके करेंसी में। तो ऑटोमेटिकली आपने नोट छापा, ये बिटकॉइन है, ये तो इतने ही रहे, आपके नोट बहुत ज़्यादा हो गए, तो ऑटोमेटिकली बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती चली गई, आपके पैसे की वैल्यू गिर गई। जब ये लोग वो छापे हुए नोट वापस ले रहे हैं, अभी शुरू करने वाले जुलाई से, तो ये जो वापस ले रहे हैं ये छापे हुए नोट, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि उसके रेशो में बिटकॉइन आप सेम रहेंगे, तो बिटकॉइन की प्राइस कम होते जाएगी। लेकिन बिटकॉइन सेफ नहीं, एक रूमर ऐसा भी आता है, आखिर क्या वजूहात है? देखिए, बिटकॉइन सेफ इसलिए नहीं है, इसलिए कहते हैं कि आप बिटकॉइन के पीछे अगर बिटकॉइन आप गवर्नमेंट को दे दें, तो गवर्नमेंट क्या 15 लाख रुपए आपको देगी। आज जो वैल्यू 14 लाख 15 लाख जो वैल्यू है बिटकॉइन की, बिटकॉइन क्या आपको गवर्नमेंट 15 लाख का सोना देगी? नहीं। पैसों का कैसा रहता है कि गवर्नमेंट की गारंटी होती है नोट के ऊपर। आप देखिए, गवर्नर की साइन होती है कि मैं इतने पैसों की वैल्यू आपको दूंगा, अगर आप आरबीआई में लिख जाके नोट जमा करेंगे उतनी वैल्यू की चीज़ मिलेगी आपको। तो बिटकॉइन सेफ इसीलिए नहीं है कि उतनी वैल्यू की चीज़ आपको गारंटी नहीं है, उसके पीछे उतार चढ़ाव होता है। तो बिटकॉइन ये भी नहीं है कि भाई कोई रिलायंस कंपनी का शेयर नहीं है वो, कि भाई कंपनी अच्छा करी तो मेरा शेयर बढ़ गया, कंपनी ख़राब करी तो मेरा शेयर कम हो गया, वो भी नहीं है। बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंपनी के शेयर, वो चीज़ नहीं है। तो शेयर के पीछे क्या है, आप कंपनी है, कंपनी अच्छा करेगी ख़राब करेगी ये करेगी, शेयर का प्राइस ऊपर नहीं है। बिटकॉइन के पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए उसका रेट आप बढ़ के देना चाह रहे हैं तभी रेट बढ़ जाएगा, अगर आप कम देना चाह रहे हैं तो रेट कम। आपस में ही जो लोगों का परसेप्शन होता है उसके हिसाब से ये बिटकॉइंस के, क्रिप्टोज के वैल्यूज़ बढ़ते या घटते हैं। तो अब क्या हो गया सबके माइंड में कि भाई ये गिरता है। तो जब माइंड लोगों का आता है कि वैल्यू गिरती है तो उसको और गिराते हैं। अभी फॉरेन कंट्रीज़ में ये हो गया है कि गिरने पे, वैल्यू गिरने पे, बिटकॉइन में अभी तक क्या था, वैल्यू गिरने पे पैसे कमाने का सिस्टम नहीं था। अब वैल्यू गिरा कर भी ये लोग कमाते हैं। मतलब क्या करते हैं, आपको एडवांस में बेच दिया समझो, ऐसा बेट, भाई आज बिटकॉइन की वैल्यू 15 लाख है, कल 14 हो गई तो आप मेरे को देना, 16 हो गई तो मैं आपको 1 लाख दूंगा। अच्छा, ऐसा बेटिंग करके उसको गिरा रहे हैं। तो और ज़्यादा गिरेगा ये, क्योंकि ये बेटिंग सिस्टम आ गया। अब तक क्या है, बिटकॉइन में वो बेटिंग सिस्टम नहीं था। तो आपकी एडवाइस तो शॉर्ट करना बोलते हैं, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया जाए। बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट कब करिए, जब उसका पूरा बॉटम आ जाए, बिल्कुल लोएस्ट हो जाए। आज 15 लाख रुपए में मिल रहा है, कल आपको 15,000 में मिला तो ले लें, 1500 में मिला तो ले लें। अगर आपके बजट के हिसाब में मिला तो 15 लाख में कोई चीज़ पीछे कुछ नहीं, आगे नहीं है, उससे तो अच्छा भाई 15 लाख का सोना लेके रख लेते। अच्छा, आप गोल्ड की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, वैल्यू होल्ड करने के लिए हो रहा हूँ। देखिए, ग्रोथ गोल्ड में भी नहीं होती है। 5 साल पहले क्या गोल्ड था, आज क्या है। प्रॉपर्टी का रेट 5 साल पहले क्या था, आज क्या है। प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में लेंगे तो गोल्ड कहीं नहीं आया, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है 5 साल में, स्पेशली तेलंगाना में। तो आप ये देखना चाहिए कि आपको बिटकॉइन जब लो बॉटम पकड़ेगा जब लेना है आपको। अब आप तो खाली वॉच करते रहिए कि एवरेज में क्या हो रहा है बिटकॉइन का। एवरेज में पूरा खाली ऊपर नीचे तो होता है, मगर ये ऊपर नीचे के जो ग्राफ है ये नीचे ही जा रहा है। अच्छा, जो तो आप नोट छापने का देखिए, जब कंट्रीज नोट छापना शुरू करेंगे तब आप बिटकॉइन पकड़िए, तब आपको बिटकॉइन फायदा में इन्वेस्ट करवाने वाले एजेंट एक डायलॉग यूज कर रहे हैं आजकल कि आने वाले टाइम में करेंसी खत्म हो जाएगी, सिर्फ बिटकॉइन चला करेंगे। जी हाँ, ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है, अगर इसको कोई एक सिस्टम, रेगुलेशन, कोई सिस्टम बेनिफिट करे। देखिए, बिटकॉइन एक पर्टिकुलर करेंसी है, ऑनलाइन करेंसी है। ऐसे जो है हजारों करेंसी आ गए। देखिए, समझिए बिटकॉइन एक 2000 की नोट है, ठीक है, इसकी प्राइस मैं मानता हूँ 2000 की नोट फिक्स है, मगर आप 1500 की नोट निकाल लिए, 1300 की नोट निकाल लिए, ऐसा जो है हजारों नोट और दूसरे निकाल लिए। तो फिर ये जो फिक्स नंबर ऑफ करेंसी रहेंगे और ये करेंसी का एक फिक्स सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा जितने से ज़्यादा निकाल। आप समझिए, मैं आपको आपकी सैलरी का एग्जांपल लेता हूँ, या मेरी सैलरी समझिए 50,000 रुपये है। मैं अब मेरा फिक्स अमाउंट है 50,000 रुपये बिटकॉइन में मिल गए,
मैं बिटकॉइन में ही रखा, मेरी सैलरी पहली तारीख को मेरे को 50,000 रुपये बिटकॉइन में मिले, अब मैं खर्चा कर रहा हूँ मगर 30 तारीख तक वो 15,000 हो गया बिटकॉइन, 50,000 जाके, तो मैं जो दाल रोटी खरीदना है वो भी नहीं खरीद सक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे, बिटकॉइन कम हो गया मेरी, तो मेरी सैलरी ऑटोमेटिक 15,000 हो गई। आप नहीं चाहेंगे वैसा होना। तो करेंसी जब बनती है तब जब वो स्टेबल रहती है तभी उसको करेंसी बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप बिलीव करेंगे भाई मेरी सैलरी 50,000 की, मुझे मंथ के एंड तक भी वो 50,000 रहना, वो 1 लाख हो गए या 5,000 हो गए, वो सेफ्टी, मुझे सेफ्टी चाहिए, ये अनसेफ मुझे नहीं चाहिए बिटकॉइन। तो ये अनसेफ जब तक रहेगा, जब तक ऊपर नीचे होगा, ये करेंसी नहीं बन सकता है। इसको स्टेबल जब करेंगे तभी ये करेंसी बनेगा। कारोबार की आज की इस किस्त में नाजरीन हमने वो तमाम सवालात हमारे गेस्ट पैनलिस्ट से पूछे। आखिर किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, आखिर रुपया डॉलर ये तमाम चीज़ें किस तरह से अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, तमाम सवालों के बेहद खूबसूरत अंदाज में आपने हमें जवाब दिए। बेहद शुक्रिया मुनसिफ टीवी में हमारे इस प्रोग्राम कारोबार में शामिल होने के लिए। आज की ये ख़ास किस्त यहीं इख्तिताम पजीर होती है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए मुनसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार।